Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio with Ease. In the previous video, I discussed about sex determination in human beings and in other animals. If you didn't watch that video till now, then don't worry, the link is in the description below. Today I start with the law of inheritance from chapter Heredity and Evolution of class 10th. In this video, we will discuss or learn about Mendel and his experiments on pea plant and will understand the law of inheritance with examples. So let's start. Laws of inheritance और Mendel's law दोनों एक ही बात है. तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थे वो मेंडल ने दिए थे, ग्रिगोर जॉन मेंडल. ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर 7 years एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इन्होंने क्या किया था कि पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ओके, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनमें से कुछ रीज़न्स मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. तो पहला रीज़न तो यही है, बिकॉज पी प्लांट हैव नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस. इसमें बहुत सारे आपको क्लियर कट डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड्स, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर्स, एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर्स. तो ये सभी क्या है, क्लियर कट डिफरेंसेस हैं. अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो सिर्फ टॉल ही होगा, कोई प्लांट शॉर्ट है तो वो शॉर्ट ही होगा. इंटरमीडिएट्स यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी प्लांट हैव डिस्क्रीट कैरेक्टर. डिस्क्रीट कैरेक्टर का मतलब है जो कि काउंटेबल हो और इजीली ऑब्जर्वेबल हो. ठीक है. नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर की यहाँ एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि यहाँ पे पॉलिनेशन बहुत जल्दी से हो जाता है और रिप्रोडक्शन का रेट हाई रहता है. सेकंड, दे आर ईजी टू हाइब्रिडाइज, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ईजिली हो जाती है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट पी प्लांट्स हैविंग अपोजिट ट्रेड. यानी कि अपोजिट ट्रेड का मतलब क्या है, कोई भी हम ऐसे दो पी प्लांट्स लेंगे जिनमें अपोजिट ट्रेड हो, जैसे अगर कोई एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है, या फिर किसी के वाइट फ्लावर्स हैं और वॉयलेट फ्लावर्स हैं. हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिक ट्रेड्स लेकर चलते हैं. दूसरा है शॉर्ट लाइफ साइकिल. अब शॉर्ट लाइफ साइकिल का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रिज़ल्ट जो होते हैं वो हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाते हैं. अगर पी प्लांट की जगह कोई ऐसा प्लांट यूज़ किया गया होता कि जिसको ग्रो करने में और फ्लावर आने में ही 4 से 5 साल लग जाए, तो मेंडल ने जो काम 7 साल में किया वो 50 साल में भी नहीं कर पाता. तो इसलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल का भी अपने में बहुत बड़ा रोल है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेन टॉपिक से. तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई किसी को डोमिनेट करने वाला है. अब कौन किसको डोमिनेट करता है वो तो हम इस लॉ से ही समझेंगे. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन and the hybrid offspring will exhibit only dominant trait in the phenotype. तो अब यहाँ पर प्योर का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स होंगे वो प्योर होंगे. प्योर का मतलब है होमोजाइगोट. होमोजाइगोट का मतलब होता है ऐसी जेनेटिक कंडीशन जहाँ पे किसी इंडिविजुअल के पास सेम अलील्स हों किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए. जैसे कि यहाँ पर ये जो टॉल प्लांट है इसके पास क्या है, होमोजाइगोट, यानी कि सेम अलील है किसी अपनी हाइट के लिए. इसका जो हाइट का जो कैरेक्टर है इसके पास उस कैरेक्टर के लिए सेम ही अलील है. ठीक है, डिफरेंट नहीं है. एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन भी होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट अलील्स होते हैं, वो भी हम आगे समझ लेंगे. तो व्हेन आप पेरेंट्स विद प्योर का मतलब टॉल और ड्वार्फ जो कि होमोजाइगोट कंडीशन में है. ठीक है. हैविंग कॉन्ट्रास्टिक ट्रेड, कॉन्ट्रास्टिक का मतलब ऑपोजिट ट्रेड. अगर कोई एक प्लांट टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ होगा. आर क्रॉस्ड टुगेदर, उनको हमने क्या किया, क्रॉस कराया. तो जो उनका प्रोजेनी आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें हमें सिर्फ एक ही ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, और जो ट्रेड देखने के लिए हमें मिलेगा वो डोमिनेंट ट्रेड होगा.
और उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है, ये हमारे पेरेंट्स हैं। ये होमोजाइगोट कंडीशन में है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनके जीन्स हो गए। अब जब इनसे गैमेट बनेंगे तो टॉल प्लांट से जो गैमेट बने वो कैपिटल टी और कैपिटल टी बना, और जो ड्वार्फ प्लांट से जो गैमेट बने वो स्मॉल टी और स्मॉल टी बने। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें ये प्रोजेनी मिलती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो हमें फिनोटाइप का मतलब होता है फिज़िकल अपीयरेंस। फिज़िकल अपीयरेंस जैसे कोई दिखने में टॉल है, शॉर्ट है, फेयर है या डार्क है, वो अपीयरेंस। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि पूरी की पूरी F1 जनरेशन जो है वो टॉल है, और जो भी कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने के लिए मिलता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो नहीं देखने के लिए मिलता वो रिसेसिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसेसिव कैरेक्टर हुआ वो ड्वार्फ हुआ, और जो डोमिनेंट हुआ वो टॉल हुआ, और इसका जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड ही क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पर तो ड्वार्फ भी प्रेजेंट है भाई, दूसरे पेरेंट से तो ड्वार्फ अलील भी आया है, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस हुआ, तो वो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम इसका आंसर ढूंढते हैं। और एक चीज़ और है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ये लॉ एक्सेप्टेड होता, यूनिवर्सल होता, सभी पे अगर ये लागू होता, तो इसका मतलब या तो कोई ऑर्गेनिज्म टॉल ही होता या कोई ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ ही होता, या फिर किसी का स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता या फिर किसी का स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता। हमें इंटरमीडिएट तो देखने के लिए मिलते ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत सारी शेड्स हमें स्किन टाइप में मिल जाती हैं, और हाइट भी किसी की ऐसी नहीं है कि बहुत ही टॉल है या कोई बहुत ही शॉर्ट है, हमें इंटरमीडिएट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये सिर्फ मेंडल के पी प्लांट्स तक ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा इसका कहीं कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो इट स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल possesses two alleles for a particular character. At the time of formation of gamete, alleles separate from each other so that each gamete carries only one allele. अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर होता है तो उसके पास दो अलील होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके लिए बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब इंडिविजुअल पोजेसेस 2 अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। मान लीजिए हम हाइट की ही बात कर रहे हैं, तो हाइट हमारा क्या हो गया, हाइट जो हो गई वो एक ट्रेड हो गई। ठीक है, ट्रेड हो गया हमारे लिए। अब इस ट्रेड के हमारे पास 2 अलील्स हो सकते हैं। अलील का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स होती हैं, किसी भी ट्रेड की 2-3 अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट के लिए 2 अलील हुए, पहला कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे जो जर्म सेल्स होती हैं वो 2 बार फिजन के प्रोसेस में जाती हैं और 4 गैमेट फॉर्म करती हैं। तो अब जब इससे 2 बार इसका मियोसिस होगा तो इससे जो एक बार सेल बनी हमारी, उसके पास ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। अब जब इससे गैमेट बने, 4 गैमेट बनेंगे ये, तो यहाँ पर ये इस तरह से सेपरेट हो गए क्रोमोसोम्स हमारे। यहाँ पे इसके पास आ गया कैपिटल टी, इसके पास आ गया स्मॉल टी, इसके पास होगा कैपिटल टी और इसके पास होगा स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट alleles separate from each other so that each gamete carries only one allele। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक गैमेट के पास सिर्फ एक ही अलील है।
ठीक है, जैसे इस गैमेट के पास टॉलनेस का लील आया, इस गैमेट के पास डॉर्फनेस का लील आया, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके गैमेट जो हो जाते हैं वो प्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेरेंट जनरेशन है टॉल और ड्वार्फ, ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन हुई हमारी, होमोजाइगोट कंडीशन हुई। अब इनके गैमेट्स बने, इनसे जो गैमेट आएंगे वो टॉल यानी कि कैपिटल टी का ही आएगा और इससे स्मॉल टी ही आएगा, क्योंकि होमोजाइगोट कंडीशन है। अब इनके बीच में जो क्रॉस हुआ उससे हमें यहाँ पर क्या मिला, हेट्रोजाइगोट मिला, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा हमारे पास, टॉल ही होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है अभी F1 जनरेशन है। अब यहाँ पे जब हमने इस हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है, सेल्फ क्रॉस का मतलब हमने F1 जनरेशन को यहाँ पे हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके गैमेट बने कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन गैमेट्स का फ्यूजन कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने मेल के लिख दिए और यहाँ हमने फीमेल के लिख दिए। अब जब इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पे कैपिटल टी यानी कि ये टॉल बना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल बना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल बनेगा, और स्मॉल टी ये हमारे पास ड्वार्फ आ गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिसेसिव कैरेक्टर था यानी कि ड्वार्फ, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। और इसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि इसके पास डबल डोज हो। डबल डोज का मतलब क्या है, होमोजाइगोट कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि डोमिनेंट का कोई भी यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं दिखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट जो अलील है वो एब्सेंट होना चाहिए। जब डोमिनेंट अलील एब्सेंट होगा तभी रिसेसिव अलील जो है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, वरना जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव को कंसील कर लेता है। ये रीज़न था कि F1 जनरेशन में हमें रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन देखने के लिए नहीं मिला। तो अब यहाँ पर इसका जेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। इसका मतलब एक तो ये हो गया 1, दो हमारे ये वाले हो गए कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, और एक ये हो गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हमें 3 जो है वो टॉल देखने के लिए मिल रहा है और एक रिसेसिव देखने के लिए मिल रहा है। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको कवर करूँगी। तो ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।